क्लास 12th हिस्ट्री। अध्याय 1 मनके, ईंट, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा मुहर 1.1 चित्र में संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चित्र उकीर्णित है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों और औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों के पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या क्या और कैसे जानते हैं। यह हम अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन वाक्यांशों में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इन सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है हमेशा ही रहे। एक हड़प्पाई मुहर का यह चित्र दिया हुआ है। शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 13000 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन चरण में जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है, सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है। सभ्यता का शहरी चरण जिसे परिपक्व हड़प्पा 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईसा पूर्व कहा जाता है, जो कि सबसे समृद्ध चरण है। सभ्यता का पतन 1900 ईस्वी तक पूर्व के आसपास शुरू होता है। 1900 ईसा पूर्व से 13000 ईसा पूर्व तक के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंट, पक्की और कच्ची और अन्य वस्तुएं जैसे मोहरे, बाट, मोती, तांबे और कांस्य की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में पाई जाती है। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र में भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनके, बाट और फलक के यहाँ पे चित्र को दर्शाया गया है। अंग्रेजी में BC हिंदी शब्द ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में लिख पाते हैं। यह एनो डोमिनी नाम की 2 लैटिन भाषाओं से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE की तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमें BCE के लिए ईसा पूर्व, CE के लिए ई तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया। कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल को रेखांकित पैमाना नहीं दिया गया है। यहाँ पे है अरब सागर हड़प्पा स्थलों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ से देखते हैं मांडा, ये नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज जो जाके सिंध में मिलती है। झेलम नदी भी सिंध में जाके मिलती है। चेनाब नदी मिलती है झेलम में जाके। रावी नदी झेलम में जाके मिलती है। सतलज नदी भी झेलम में और झेलम नदी जाके मिलती है सिंधु नदी में। हड़प्पा स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा यहाँ पे है राखी गढ़ी, बनवाली, मिताथल, यहाँ पे गंगा और यमुना बह रही है। चंबल नदी यहाँ पे। मिताथल, कालीबंगन, गनेरीवाला, कोटदीजी, चनहुद्रो, धौलावीरा, मोहनजोदारो, आमरी, बालाकोट, सुतका गेंडोर, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, माही ये नदी है। नर्मदा, साबरमती नदी है। हड़प्पा की बस्तियां। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं।
अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित पाए गए हैं। लगभग 2 से 3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में है, जो कि इसके अत्यधिक महत्व दर्शाती है। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है। वे राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और गनेरी वाला शेष विभिन्न श्रेणियों जैसे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र में है। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा के पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण। परिपक्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास की परिणाम था। निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्र 1-2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज के पुरातात्विक विविध आहार से संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरियों, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजाति वैसे वराह जो सूअर होता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय ने इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। यहाँ पे आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र को दर्शाया गया है। आमरी, नाल, दबसादत, कोटदीजी, सिंध और ये सिसवाल को दर्शाया गया है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के ये क्षेत्र है कोटदीजी, आमरी, नाल, सिसवाल, दबसादत। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों के कृषि के संकेत मिले हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह अंकित करती है कि वृषभ के वृक्ष में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, राजस्थान नाम के स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, पक्की मिट्टी से बना ये वृषभ का चित्र है। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 की आपस में तुलना कीजिए तथा इसमें वस्तुओं के विवरण में समानता तथा असमानताओं की सूची बनाई है। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों से बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुल अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का
प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं। धातु के औजारों का चित्र है 1.4 चित्र में। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदाड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उद्धृत दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन था। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निजय अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और औजार पर इसने अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उथल थे, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, इसी से इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिलती है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे थे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया, जो तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैर्के फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदारो 1937 से उद्धृत ये दिया गया हुआ है। धौलावीरा चित्र 1.5 धौलावीरा से मिला जलाशय। इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। इस जलाशय को धौलावीरा से मिला हुआ ये जलाशय है। यहाँ पे चित्र 1.6 है। अवतल चक्की का ये चित्र है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने के प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरातत्व वस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? चर्चा कीजिए। आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्वविद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं? हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदारो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदारो सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों मोहनजोदारो का यहाँ पे नक्शा दिया गया हुआ है 1.7 चित्र में। निचला शहर दुर्ग के किस प्रकार भिन्न है, ये निचला शहर को दर्शाया गया है और यहाँ दुर्ग है जो ऊंचे का शहर है। नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों पर संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदारो के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई करवाई है। यहाँ पे दुर्ग का देख लेते हैं। पूरा स्थल 2 है। SGD क्षेत्र इसको बोला जाता है। LN क्षेत्र है। SCC क्षेत्र है। IM क्षेत्र है। पूरा स्थल 3। DG के उत्तरी हिस्सा को दर्शाया गया। DKG दक्षिणी हिस्सा को दर्शाया गया। आभूषण यहाँ से मिले। ब्लॉक खाई E है DG की क्षेत्र को। यहाँ पे पूरा मोनियर क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदारो कहीं बेहतर संरक्षित था। क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण
यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों से चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मिट्टी को ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप से सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। चित्र 1.8 मोहनजोदारो की एक नाली है और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहरों के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों की लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। दुर्ग क्या, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, परंतु कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। गृह स्थापत्य मोहनजोदारो का निचला शहर आदिवासी भवनों के उदाहरण पर प्रस्तुत करता है। इसमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से अतिरिक्त भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों में जुड़ी थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदारो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली नालियों के विषय में मैके लिखते हैं। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया तथा मुख्य नाले गारे के जमाई गई ईंटों से बने थे और इसमें ऐसी ईंटों के ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी जिससे ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था, परंतु लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्वविद का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैक के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन
1948 जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहाँ नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है। दुर्ग दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इससे उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थी जिसमें 8 स्नानाघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर चार स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाएं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। दुर्ग का नक्शा यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा स्थल व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई, माल गोदाम, सीढ़ियाँ, विशाल स्नानागार का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। विशाल आंगन, महाविद्यालय, मार्शल द्वारा खोदी गई खाई, संरक्षित पूर्वी दीवार, दैवीय मार्ग, स्तूप क्षेत्र, दक्षिणी द्वारा खोदी गई खाई, दीक्षित द्वारा, जॉनसन द्वारा खोदा गया कुआं, दक्षिणी हिस्सा, संरक्षित दीवार, एक एल क्षेत्र, स्तंभों वाला हॉल, संरक्षित दीवार, एलसी क्षेत्र, पैमाना। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानघर के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? यहाँ पे माल गोदाम है और विशाल स्नानागार का चित्र दिया हुआ है, स्तूप क्षेत्र भी है। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सावधान। पुरातत्वविद यह जानने के लिए क्या क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई है। क्या ये विविधताएं सामाजिक विभिन्नता की ओर संकेत करती है? कहना ठीक है। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाएं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न है, के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। चित्र 1.11 एक तांबे का दर्पण का यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है। फ्रेंच से बना एक पात्र का चित्र है। विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक विभिन्नता की पहचान की एक अन्य विधि है
ऐसे पुरातत्वविदों का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुई, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्लोएंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घरों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचयी आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातुकर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामित्वों के इन्हें पुनः प्राप्त किया गया हो तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए। ये किस सीमा तक सामाजिक विभिन्नताओं को परिलक्षित करती है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फ्लोएंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी है मिली है। क्या हम इसका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है और छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती है। उदाहरण के लिए फ्लोएंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांशतः मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन जैसे छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती तथा हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चनहुदरों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती थी। अब वह पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं अथवा शंख, फ्लोएंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोपे वाले पत्थर के होते थे। इसके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ औजारों तथा मनके कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिकृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारिश से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुदरो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने की विशेष उपकरण मिले हैं। मिट्टी से बनी पुरातत्व वस्तुएं, मृदभांड। इसमें कई पुरातत्व वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय तथा लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है।
यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चित्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुएं जिन्हें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदरो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा एस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। चित्र 1.5 मृण मूर्ति का ये चित्र है। इस अध्याय में दिखाई गई पत्थर की पुरातत्व वस्तुओं की एक सूची बनाई। इसमें से प्रत्येक के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। क्या इसे उपयोगी अथवा विलास की वस्तुओं माना जाए? क्या इसमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जो दोनों वर्गों में रखी जा सकती हैं? यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़ों को कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार पत्थरों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदारो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु जलावड़क मैदानों से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यहाँ यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तांबे व कांसे के बर्तन का यहाँ पे चित्र दिया गया हुआ है। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे के आने वाले माल हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की। ऐसा ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुंदूर अफगानिस्तान में सुरतोघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्दमणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट के स्थित था, तथा लोथल को कार्निलियन गुजरात में भरौच, सेलहड़ी में दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान से एक स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने के एक अन्य नीति को राजस्थान के खेतरी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरातत्व वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधापुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इन क्षेत्रों के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ईंट, मनके और अस्थियां। भूमध्य सागर का यह चित्र है। कैस्पियन सागर का ये मेसोपोटामिया, उरुक उर, अलीतन डेपे, तुरान, शहरे सोख्ता, टेपे याह्या, दिलमुन, मगान, रसाल जनैज, सुतका गेंडोर, मेलुहा, हड़प्पा, लोथल, अरब सागर, हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया का यहाँ पे चित्र दिया गया हुआ है। यहाँ पे रेड सी है, लाल सागर है। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान का ये चित्र है। सुंदूर क्षेत्र से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातत्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरातत्वविद दोनों में निकल
के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिले हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हमें यह नहीं पता कि इस पात्र में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे का विनिमय करते थे। यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। बहरीन में मिली गोलाकार फरस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। नाव के चित्र वाली ये मुहर को दर्शाया गया है। हड़प्पाई क्षेत्र से ओमान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक कौन से मार्गों को जाया जा सकता था? 3री शताब्दी ईसा में पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातत्व भी खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बाट पासे तथा मनके शामिल है। इन संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मंगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द मानक क्षेत्रों के संपर्क में जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रासाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। मोहरे लिपि तथा बाट। धोलावीरा से प्राप्त एक प्राचीन सूचना पट के यहाँ पे अक्षरों को दर्शाया गया है। यहाँ पे चित्र 1.22 में रोपण से मिला एक मुद्रांकन। मिट्टी के इस टुकड़े पर कितनी मोहरे की छाप दिखती है? मोहरे और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे चीनी मिट्टी पर मोहरों को छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तथा मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा हो तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमयी लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों के एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे समय अभिलेख में लगभग 26 चित्र है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय है। यहाँ प्रत्येक चित्र एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। यही नहीं, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण में दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान पर कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे और औजार, मर्तबानों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टियाँ, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो।
क्या इसका अर्थ यहाँ लगाया जा सकता है कि ये साक्षरता व्यापक थी? चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में सामान के लंबी दूरी के विनिमय के लिए प्रयुक्त कुछ तरीकों पर चर्चा कीजिए। उनके क्या क्या लाभ और समस्याएं हैं? बाट विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह से निशान के रहित घनाकार चित्र होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। एक पुरोहित राजा का ये चित्र को दर्शाया गया। प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले ले, जैसे कि मृद भांडों, जो मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन कौन संगठित करता था? प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्वविद विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है, परंतु इसे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पा समाज में शासक कहीं थे तथा सभी को सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि के अनेक अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं। चर्चा कीजिए। क्या हड़प्पाई समाज में सभी लोग समान रहे होंगे? नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार से निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे मालों के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासियों ने एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय के कुछ भवनों एवं सुविधाओं को लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया था। अरब सागर, रंगपुर 2 BC, झूकर, सिंधु नदी, स्वात, सावधान एच, उत्तर वर्ली सिसवल। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिसके अनुसार लगभग 1800 से ईसा पूर्व में चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हुआ हड़प्पा स्थलों का त्याग दिया गया। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे हैं। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसा कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मानकों तथा समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी, व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ी ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर सभ्यता
अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। यह परिवर्तन कैसे हुए, इन विषयों में कई व्याख्या दी गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इसमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया और मोहरे लिपि, विशिष्ट मानकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों पतन पर परित्याग जैसे परिवर्तनों के इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1, 2, 3 मानचित्र में के बीच समानताओं और विभिन्नताओं पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। एक आक्रमण के साक्ष्य। डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट की एक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां पर गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग में की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1938 में ये उद्धृत किया गया था। 1925 में मोहनजोदारो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो इनके मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में IEM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातत्व विश्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातत्व साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है या थे? पहले यह माना गया था कि मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है कि जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हर्ष ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश से इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही हो सकता है कि मोहनजोदारो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिकी साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। IM विटेकर हड़प्पा 1946 की एशिएंट इंडिया जर्नल 1947 में उद्धृत किया गया था। 1960 के दशक में जॉन डेल्स नाम के पुरातत्वविद ने मोहनजोदारो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंधित थे। हालांकि इसमें से 2 से निश्चित रूप में संहार के संकेत मिले हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली है वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम चरण से संबंध विनाश का कोई भी स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों का शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। द मिथेक मैसेकर एवं मोहनजोदारो एक्सपीडिशन 1964 में ये उद्धृत किया गया था F. डेल्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्परीक्षण कभी कभी पुरातत्व व्याख्यान को पूरी तरह से उलट देता है। इस संबंध में राखीगढ़ी पुरास्थल पर हाल ही में
किए गए पुरातत्व आनुवंशिक अनुसंधान का उल्लेख करना आवश्यक है। यह पुरातत्व स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन शहर है जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा वासियों के आनुवंशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी में खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल के अवशेषों से DNA निकाला गया था। यह शोध कार्य डेक्कन कॉलेज, डीम्स यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा सेंटर ऑफ सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हड़प्पावासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हड़प्पावासियों की आनुवंशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक जाती है। हड़प्पावासियों का DNA आज तक कायम है और दक्षिण एशियाई आबादी का अधिकांश हिस्सा उनके वंशज प्रतीत होते हैं। हड़प्पावासियों के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के कारण कम मात्रा में जाने के मिश्रण हुआ है। आनुवंशिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास में भी बिना किसी रुकावट की निरंतरता का प्राप्त होना तथा कथित आर्यों के बड़े पैमाने पर आगमन के सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करता है। इस शोध से यह भी पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों और दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग भारतीय समाज में समाहित हो गए थे तथा किसी भी स्तर पर भारतीयों का आनुवंशिक इतिहास न ही बाधित हुआ न खंडित हुआ। जैसे जैसे हड़प्पावासी ईरान और मध्य एशिया की ओर बढ़ने लगे, उनके जीन भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में फैलने लगे। शोधकर्ताओं को इसी टीम ने हड़प्पा संस्कृति के लोगों की 3D आकृतियों का पुनर्निर्माण किया। हड़प्पा संस्कृति के स्त्री तथा पुरुषों के पुनर्निर्मित चेहरों का उल्लेखनीय रूप से हरियाणा की वर्तमान आबादी के चेहरों के साथ समानता है। अतः इस शोध से इस क्षेत्र में 5,000 वर्षों की आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। बसंत शिंदे एट अल ऑन एशियंट हड़प्पन जीनोम लक्स एंसेंट्री फॉर्म स्टेपी पॉप पोस्टरलिस्ट और ईरानी फॉर्मल सेल 19 इतना में उद्धृत किया गया था। राखीगढ़ी से प्राप्त हड़प्पाकालीन कंकाल अवशेष। इस कंकाल में DNA निकाला गया है। हड़प्पा के पुरुष और स्त्री के क्रमशः 3D चेहरे की विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। आर्कियोजेनेटिक्स प्राचीन जनसंख्या के DNA का अध्ययन है। इसमें जनसंख्या इतिहास को समझने के लिए आणविक जेनेटिक्स के विभिन्न तरीके शामिल हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अन्वेषणों के प्राप्त साक्ष्य के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों पर एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तो वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरातत्व वस्तुओं का क्या क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी में मध्य में पुरातत्वविद उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी से पूर्व की 4ठी शताब्दी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया है। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरातत्व वस्तुओं का खोज का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसी पुरातत्व स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम के हिस्सा नहीं थे और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरातत्व वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम
तक पहुंची थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पूरा वस्तुएं कितनी प्राचीर थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पा मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया ये रेखाचित्र को दर्शाया गया पहले शहरों के साथ ही हुआ था। अध्याय 2 में उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरातत्व टीले और अस्तर। पुरातत्व वस्तुओं और पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो वह भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिसे टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूखंड के स्वरूप में बदलाव आता है। इन टीलों में मिले स्तरों के प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे के रंग, प्राकृतिक और इनमें मिली पुरातत्व वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्यतः तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरातत्व वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंध किया जा सकता है, जिनसे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ध्यान से देखने में पता चलेगा कि यह स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है। एक नवीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी में आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के मुहर खोजें निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदाड़ो में खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थल में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थल को मिली मुहरें पर तब तक पहचानी न जा सकी जब तक मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल ने रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व की एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह भी उन्होंने भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। हड़प्पा में व्हीलर। आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना में कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभवों के विषय में लिखा है। मुझे याद आता है कि 1944 में एक गर्म रात को पुरातत्विक सर्वेक्षण के नियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील तांगे की सवार कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों, जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे, के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देनी चाहिए, इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंख वाले दृढ़तापूर्वक बैठा छोड़
तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात के हवा को चिरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे नीचे टीले की ओर देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के बाद अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद ही मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी से में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ ले। R.E.M. व्हीलर माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 के उद्धृत किया गया था। इस अध्याय में दिए गए विषय में कौन कौन से कनिंघम को रुचिकर लगते हैं। 1947 के बाद कौन कौन से प्रश्न रोचक माने गए। मार्शल पूरा स्थल के अस्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इनका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने से एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन्हीं खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति के एक सैनिक परिशुद्धता का समावेशन भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं में बहुत थोड़ा ही कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण में कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषणों तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अभी जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वही कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं की रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती है वे है पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं तथा अक्षत अवस्था में मिलती थी, या वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजों में प्रारूप की बजाय संयोजित होती है। खोजों का वर्गीकरण।
पुरातत्व पुरा पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातत्वविद उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण कोई पुरातत्व एक औजार या एक आभूषण है, फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरातत्व वस्तु की उपयोगिता की समक्ष अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं के उनकी समानता पर आधारित होता है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास कर उस संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिनमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों के कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसी मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ में रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहरों कब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि पुरातत्वविदों में उसे समझने के लिए ही सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना, दोनों के संबंध में व्याख्या की समस्याएं। पुरातत्वविद व्यवस्था में समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों से सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधान थे, शामिल है। इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित है। क्या यह एक मातृ देवी थी मूर्ति? ये चित्र दिया गया है। एक आध शिव का मुहर को यहाँ पे दर्शाया गया है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं और समानताएं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित हुई थी, में रुद्र नाम के एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली 17वीं शताब्दी में अध्याय 4 में देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के वितरण से मेल नहीं खाता। फिर यह कोई समन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया।
समन वे महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज कराने की शक्ति होने के साथ साथ दूसरी दुनिया के संपर्क में साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। यहाँ पे मुहरे या लिंग का चित्र दिया गया हुआ है। सबसे अधिक आरंभिक उत्खनन में एक मैके ने इन पत्थरों के विशेष में यह कहते हैं लाजवर्द मणि जैस्पर चाल्सेडेनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं और सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे तो लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले लेखों में होता था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन 1948 चर्चा कीजिए हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में कौन कौन से पहलू है जिनका पुनर्निर्माण पुरातत्वविद साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। चित्र में पक्की ईंटों की खिलौना गाड़ी को यहाँ पे दर्शाया गया है। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों को क्या उपलब्ध है हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता तो हड़प्पा वासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती थी? स्त्री पुरुष संबंधों में जुड़े प्रश्नों की अनुत्तरित है। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी जैसा कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या क्या कार्य थे? नारी मृण मूर्तियाँ को क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष के संबंध में जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। हड़प्पा और वैदिक लोगों के बीच संबंध पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पावासी ही वैदिक लोग थे। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड को यहाँ पे दर्शाया गया है। 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व के निम्न पुरापाषाण 80,000 से मध्य पुरापाषाण 35,000 से उच्च पुरापाषाण 12,000 से मध्य पाषाण काल 10,000 से नवपाषाण आरंभिक कृषक तथा पशुपालकों के द्वारा 6,000 से ताम्रपाषाण तांबे की पहली बार प्रयोग हुआ था। 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता 1000 ईस्वी पूर्व से आरंभिक लौह काल महापाषाण समाधान 600 से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यावहारिक विविधताएं हैं। यहाँ की तिथियों हर चरण में प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। काल रेखा तो हड़प्पा काल पूरा स्थल के विकास के प्रमुख चरण 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया था। 1922 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ किया था। 1946 में RIM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया था। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ किया गया था। 1960 में BL लाल BH थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ किया गया था। 1974 में मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया गया था। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का आरंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया। 1990 में बिष्ट द्वारा धोलावीरा के उत्खनन का आरंभ किया था। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखी गढ़ की खुदाई की थी। 1913 में बसंत शिंदे ने राखीगढ़ के पुरातत्व अनुवांशिक अनुसंधान शुरू किया। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाई। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। पुरातत्व हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हुए कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप इस तथ्य को सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाए
ने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाई। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। चित्र 1 में देखिए और उनका वर्णन कीजिए। सब किस प्रकार रखा गया है? उनके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई है? क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं? क्या इसमें कंकाल के लिंग का पता चलता है? एक हड़प्पाई समाधान को ये चित्रित किया गया।